हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 है, चैप्टर 3 है और लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर में आप लोग हाफ लाइफ टाइम पढ़ चुके हो। हाफ लाइफ टाइम पढ़ा चुका हूँ, एक लाइन लिख दे रहा हूँ। हाफ लाइफ टाइम याद आ रहा है भाई? हाफ लाइफ टाइम का क्या था फॉर्मूला बताओ? तो हाफ लाइफ टाइम कैपिटल टी से डिनोट किया था, ध्यान आ गया होगा। हाफ लाइफ टाइम की क्या डेफिनेशन दी थी बताओ? इट इज दैट टाइम इंटरवल इन विच अ सैंपल रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये वो समय है जिसमें कोई सैंपल घटकर अपनी इनिशियल वैल्यू एन नॉट है तो आधा रह जाता है, या मास भी उसका आधा रह जाएगा। अगर मास अब m है तो वो कितना होगा? पहले वाले मास का आधा। तो उतना समय जिसमें कोई सैंपल घटकर अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा रह जाता है उसे हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। पढ़ चुके हो, खाली रिमाइंडर दिया है। और इसका फॉर्मूला था T बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा। याद आ गया होगा बच्चों, ये फॉर्मूला था। लैम्डा का नाम भी तुम्हें याद है, लैम्डा का नाम है डिके कांस्टेंट। अभी इसको डिटेल हम पढ़ेंगे, डिके कांस्टेंट को क्या होता है, ठीक है। अब देखो बेटे, यहां हम बता चुके थे, इसको तो खाली रिमाइंडर के तौर पे दिया है। अब जो हमें आर्टिकल आपसे डिस्कस करना है वो है एवरेज लाइफ टाइम। एवरेज लाइफ टाइम, या आप इसे मीन लाइफ टाइम भी कह सकते हैं। तो मीन लाइफ टाइम भी इसी का नाम है। तो पहले थोड़ा समझा देता हूं, फिर हाल लिख देंगे। देखो, आपको पता है हर न्यूक्लियस ने डिसइंटीग्रेट होना है ना। अब मान लो कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1 सेकंड बाद ही। मान लीजिए कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है 10 साल बाद, 10 ईयर्स बाद। कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है मान लीजिए 2 साल बाद, कोई 1 साल बाद, कोई 1 दिन बाद। तो अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग टाइम पर डिसइंटीग्रेट होंगे। अब कोई पूछे सर एवरेज लाइफ टाइम बताइए, तो देखो ये 1 ही सेकंड जीवित रहा, इसमें 10 साल और जोड़ लो, ये 10 साल जीवित रहा, ये 2 साल तक रहा, डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, ये 1 दिन रहा। तो इन सब टाइम को जोड़ लो, और 4 है ये, तो 4 का डिवाइड कर दो, तो एक एवरेज लाइफ पता चल जाएगी। बिल्कुल जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग समय तक जीवित रहते हैं। कोई कम उम्र में ख़त्म हो जाता है, कोई ज़्यादा उम्र जीता है। तो जैसे 100 लोगों का हमने सैंपल लिया, वो अलग अलग उम्र जिए, तो उनकी सारी एज को जोड़ लो, टोटल 100 लोग मिलकर कितने साल जिए, और 100 का डिवाइड कर दो, तो एवरेज लाइफ एक आदमी की निकल आएगी, है ना। बिल्कुल इसी तरह से एवरेज लाइफ टाइम निकाला जाता है बेटा, कि एक न्यूक्लियस एवरेजन कितने समय तक जिया। तो समझ में तो आ गया होगा एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है। अब देखो डेफिनेशन भी समझ लो इसकी। एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द एवरेज टाइम फॉर विच द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस एग्जिस्ट। तो ये एक तरह से क्या है बताओ, बोलो? ये है एवरेज टाइम, एवरेज टाइम फॉर विच न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस एग्जिस्ट। तो वो टाइम है एवरेजन जो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कितने समय तक एग्जिस्ट करता है, उसी को बच्चों एवरेज लाइफ टाइम कहते हैं। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, हालांकि इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया जाता है।
तो वो हम डायरेक्ट रिजल्ट बेटे आपके यहाँ सिलेबस में है, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं। तो टी एवरेज को कैलकुलेट करो तो आंसर आता है 1/λ। क्या आता है बच्चों? 1/λ। तो यहां से आप डेफिनेशन भी देख सकते हो, टी एवरेज इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। तो टी एवरेज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तो समझ ही रहे हो, उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। इस तरह से बेटे इसको समझ सकते हो। एक चीज और है जो बोर्ड में पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है, भाई ये बताइए कि टी एवरेज और टी हाफ में क्या रिलेशन है। क्या पूछा जाता है बताओ? टी एवरेज और टी हाफ में क्या रिलेशन है। तो जरा इसको और देखो, रिलेशन बिटवीन टी एवरेज एंड टी हाफ। तो रिलेशन बिटवीन टी एवरेज एंड टी हाफ, टी हाफ को टी लिखते हैं यानी एवरेज लाइफ टाइम और हाफ लाइफ टाइम में रिलेशन। तो देखो पेज बदल रहा हूं मैं, अगले पेज पर जा रहे हैं हम। किन किन के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं? टी एवरेज और टी हाफ के बीच में। तो जरा ध्यान से देखिएगा भाई सभी लोग। बताओ भाई टी हाफ का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? आपने पढ़ा हुआ है टी हाफ का फॉर्मूला। बोलो क्या फॉर्मूला था टी हाफ का? बोलो। यस यू आर राइट, यही था। तो टी हाफ जो था ये था 0.693/λ, या इसको ऐसे लिख सकते हो 0.693 इंटू 1/λ। ये था हाफ लाइफ टाइम। अब बताओ एवरेज लाइफ टाइम कितना पढ़ा है तुमने? अभी अभी पढ़ा है। एवरेज लाइफ टाइम होता है जिसे मीन लाइफ टाइम भी कहते हैं, 1/λ। दोनों से देखो, इस 1/λ की जगह टी एवरेज लिख सकते हो, तो टी बराबर हो जाएगा 0.693 और 1/λ की जगह टी एवरेज। तो ये रिलेशन हो जाएगा बेटा। तो ये रिलेशन है। अब कोई पूछे सर ये बताइए बड़ा कौन है, टी हाफ बड़ा होता है या टी एवरेज बड़ा होता है? तो बड़ा आसान है। अच्छा बताओ कौन बड़ा है? टी हाफ बड़ा है, यानी ये हाफ लाइफ टाइम बड़ा है, या एवरेज लाइफ टाइम बड़ा है? तो देखो एक सिंपल से एग्जांपल से समझो। अगर ये 1 साल है, 1 साल, तो यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे तो ये देखो 1 से छोटा आएगा, 1 इंटू 0.693 यानी 0.7 ईयर्स ही आएगा। तो तुम बताओ कौन बड़ा हुआ? यस, एवरेज लाइफ टाइम बड़ा होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरेज लाइफ टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाफ लाइफ टाइम। एवरेज लाइफ टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाफ लाइफ टाइम। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और मैं डिफाइन कर रहा हूं जिसे कहते हैं डिके कांस्टेंट यानी लैम्डा। तो जरा लैम्डा की डेफिनेशन पर विचार करते हैं। डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट यानी लैम्डा, इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो देखो तुमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही है। बताओ भाई क्या फॉर्मूला पढ़ा है डिके कांस्टेंट वाला? n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। याद आ गया? अब देखो अगर लैम्डा की वैल्यू, फर्ज करो इफ लैम्डा की वैल्यू 1/t लिख दें, कितना लिख दें? 1/t। तो बताओ क्या हो जाएगा? n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू 1/t है, देख लो भाई, और इंटू टी। तो t से t कट जाएगा, तो ये आ जाएगा n बराबर n नॉट e की पावर -1, या इसको n नॉट अपॉन e लिख लो। e की वैल्यू होती है 2.718 लगभग। कितनी वैल्यू होती है बच्चों? 2.718। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा n नॉट डिवाइडेड बाई 2.718। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.368 n नॉट, या परसेंट में बदलोगे तो ये आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई कर लो, 36.8% ऑफ n नॉट।
ये n की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो डिके कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम इंटरवल, एज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम इंटरवल in which a sample decays to 36.8% of its initial value, of its initial value। अब बोलो क्या डेफिनेशन होगी, बताओ जरा। तो डिके कांस्टेंट may be defined as the reciprocal of that time interval, as the reciprocal of that time interval, of that, देखो पेज बदल रहा हूं, of that time interval, of that time interval in which a sample decays to या reduces to, a sample decays to 36.8% of its initial value। हाँ भाई बताओ भाई, डेफिनेशन याद हो गई, बोलो क्या है, बोलो भाई। इट मे बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम इंटरवल इन विच अ सैंपल रिड्यूसेस टू 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये बच्चों मैंने डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया है। अब एक चीज और यहां डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो आप देखिए, बहुत आसान है लेकिन समझिए। इसे कहते हैं बच्चों हम लोग एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। एक्टिविटी, तो देखो जरा एक्टिविटी क्या होती है, इसको भी देखो। एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, इसको जनरली बच्चों आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं एक्टिविटी को। तो एक्टिविटी है क्या बच्चों? एक तरह से ही समझ लो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है ना, dn/dt माइनस वाला, उसी को एक्टिविटी समझ सकते हो। तो आप क्या कह सकते हैं एक्टिविटी का मतलब? बोलो भाई, एक्टिविटी का मतलब है एक तरह से अगर r को लिखना चाहो तो -dn/dt, यानी एक्टिविटी का मतलब है, बहुत सरल शब्दों में एक्टिविटी का मतलब है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या मतलब है बच्चों? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये इसका मीनिंग समझ सकते हो। अब देखो बेटा एक दो बात और बताएं। देखो ये dn/dt यानी कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या एक्टिविटी एक ही बात है। तो जैसे तुमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, n बराबर n0 e⁻⁻t, फॉर्मूला पढ़ा है सबने, ध्यान आ गया होगा। अगर हमें ये फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में ना लिख के एक्टिविटी के टर्म्स में लिखना हो तो भी ऐसे ही रहेगा, बस n की जगह r आ जाएगा और n0 की जगह r0 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं r बराबर r0 e⁻⁻t। अब कोई इनका मीनिंग पूछे तो बता पाओगे? शुरुआत में t बराबर 0 पर जो एक्टिविटी है वो r0 है, और t टाइम बीतने पर एक्टिविटी घट जाएगी नंबर ऑफ एटम्स घटने से, तो वो एक्टिविटी जो है वो r है। तो ये समझ लीजिए कि एक्टिविटी का मतलब जैसे ये फॉर्मूला है, तो n की जगह अगर आप r लिख देंगे तो यही फॉर्मूला एक्टिविटी के टर्म्स में बच्चों आपका ट्रांसफर हो जाएगा। या एक और समझ सकते हो, एक और बात से समझा देते हैं। तुमने लिखा था, याद करो जरा, अगर थोड़ा ध्यान हो तो याद करो, हमने लिखा था dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n, और जब यहां प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाया था तो आया था dn/dt
इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन। लैम्डा का नाम था डिके कांस्टेंट। अब डी एन अपॉन डी टी और ये माइनस भी हट जाए तो माइनस डी एन अपॉन डी टी आर होता है। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर लैम्डा एन, आर बराबर लैम्डा एन। ये भी फॉर्मूला वैलिड है। लैम्डा का नाम डिके कांस्टेंट है, आर का नाम एक्टिविटी है और एन का नाम है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम। अलग अलग टाइम एक्टिविटी अलग अलग होती है। जिस समय पर देख रहे हो उसी समय नंबर ऑफ एटम्स को आपको देखना पड़ेगा। तो एन का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम, जहां पर आप एक्टिविटी देख रहे हो उस समय कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिविटी की यूनिट्स की। तो एक्टिविटी की बेटे यूनिट्स जो हैं, सबसे आसान यूनिट अगर हम बात करें, लाओ पेज बदल लेते हैं, वो होती है बेटा डीपीएस। क्या यूनिट है बच्चों? डीपीएस। डीपीएस का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। बोलो भाई क्या मीनिंग है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ही है। ठीक है, तो देखो सबसे आसान यूनिट जो होती है, ठीक है, तो एक्टिविटी की यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी जनरली 4 यूनिट यूज की जाती हैं। सबसे नॉर्मली यूनिट यूज की जाती है डीपीएस। डीपीएस की फुल फॉर्म बताई दी है वैसे मैंने। इसका मतलब होता है डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 डीपीएस को 1 बैकुरल भी कहते हैं। बोलो क्या बोला? 1 डीपीएस को 1 बैकुरल भी कहते हैं। स्पेलिंग होती है BECQ, BECQ साइंटिस्ट का नाम है वैसे बैकुरल, BECQUEREL। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए। तो 1 डीपीएस को 1 बैकुरल भी कहते हैं। यानी अगर हम कहें किसी सैंपल की एक्टिविटी 1 बैकुरल है, इसका मतलब क्या है? 1 डीपीएस यानी 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में एक ही न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है। दूसरी यूनिट होती है बच्चों रदरफोर्ड। ये भी साइंटिस्ट का नाम है। तो देखो ये यूनिट होती है रदरफोर्ड, RUTHERFORD। शॉर्ट में लिखना चाहो तो RD लिख देते हैं इसे। क्या लिख देते हैं बच्चों? बोलो भाई RD। तो रदरफोर्ड को आप स्मॉल r स्मॉल d से भी लिख सकते हैं। पूरा चाहो तो 1 रदरफोर्ड लिखो। इसका मतलब होता है 10 की पावर 6 डीपीएस। क्या मतलब होता है? 10 की पावर 6 डीपीएस। ठीक है भाई। एक और यूनिट होती है, इसे कहते हैं क्यूरी। तो 1 CURIE। ये तीनों ही साइंटिस्ट के नाम हैं। बैकुरल को अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसे BQ कहते हैं, कैपिटल B छोटा Q। क्यूरी को लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो शॉर्ट में, इसे CI कहते हैं, CI। और चाहो तो पूरा क्यूरी लिख दो। तो 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीपीएस। तो ये तीनों यूनिट्स हैं बच्चों एक्टिविटी की। बोलो भाई पहली यूनिट कौन सी है? बैकुरल, जिसका मतलब है 1 डीपीएस। दूसरी है रदरफोर्ड, 10 की पावर 6 डीपीएस। और तीसरी है क्यूरी, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीपीएस। तो बच्चों ये आपका वीडियो यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में जो थोड़ा सा चैप्टर रह रहा है उस पर चर्चा करते हैं। थैंक यू बच्चों।